ठीक है आरती, आप अपनी स्क्रीन को शेयर करिए। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर स्लाइड से हो रही है? हाँ हाँ यस मैम। ठीक है, शुरू करिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड जैसा आफ्टरनून कि मैम। थैंक यू। जैसा कि आज हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर का एक टॉपिक है। अ, ये हाँ, इसका सुपरविजन हम डॉक्टर गोपाल सिंह के सर के अंडर में करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल है, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये CSJMU यूनिवर्सिटी में विजुअली किया जा रहा है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, इसके लिए विषय सूची जो तैयार की है मैंने, उसको आप देखिए। पहला विषय प्रवेश है, फिर शब्दार्थ विभेदक मापनी है, जिसके अंतर्गत आविष्कार और अर्थ बताएंगे, और उसके बाद उद्दीपकों के विभिन्न अर्थ और विमाएं बताएंगे, अर्थों की विमाएं बताएंगे। उसके बाद शब्दार्थ विभेदक मापनी, एक्सक्यूज मी सर। सर ये जैसे मेरे में दिख रहा है उल्टा सीधा, वैसे ही उधर भी दिख रहा है क्या? यस मैम। अब सही हुआ ना? यस मैम। हाँ, तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ विभेदक मापने की परिभाषा, जो कि किडोर और राइट्समैन एवं कुक के अनुसार होगी। और उसके बाद पढ़ेंगे शब्दार्थ विभेदक मापने की रचना में सम्मिलित चरण एवं उदाहरण। नेक्स्ट, शब्दार्थ विभेदक मापने के प्रकार, शब्दार्थ विभेदक मापने की शोध उपयोगिताएं उसके बाद होगा। और उसके बाद होगा शब्दार्थ विभेदक मापने का मूल्यांकन, जिसमें लाभ और मतलब उसकी खासियत और कमियां दोनों बताई जाएंगी। उसके बाद निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है वह बताया जाएगा, और अंतिम में होगा संदर्भ ग्रंथ सूची। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विषय प्रवेश में। जैसा कि पहला स्लाइड आप देख रहे हैं कि इसका शीर्षक ही है विषय प्रवेश। आप जानते हैं कि एक मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके अंदर बुद्धि होती है, ज्ञान भी होता है। ज्ञान जैसे वो किसी चीज को पढ़ता है, लिखता है, उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि और ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप सभी जानते होंगे। और भावनाएं भी होती हैं, जिस हिसाब से उसकी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है और भावना होती है, उसी प्रकार से उन सबको मिलाकर ही इसके अंदर मनोवृत्ति बनती है, कि मतलब किसी चीज को देखने का नजरिया बनता है। जैसे अगर किसी को बुद्धि ये है कि जीवो मतलब खून बहाने से किसी का दर्द होता है। ज्ञान क्या है कि किसी को भी मारना गलत बात है, तो वो भावना बन जाती है कि नहीं, हमको किसी भी जीव को मारना नहीं है। तो मनोवृत्ति क्या हो जाती है, अगर वो किसी को किसी जानवर को देखता है कि वो बेचारा कष्ट में है, तो वो बहुत अधिक भावुक हो जाता है, उसकी मदद करना चाहता है। अब वो ये कहता है कि अगर उससे पूछा जाए ये जानवर के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो यही कहेगा कि ये जानवर बेचारा कष्ट में है, चलो इसको इलाज कराएं। तो ये जो इसकी मनोवृत्ति है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी संदर्भ में, चाहे वो किसी उत्पाद के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे किसी संस्था के प्रति हो, जो मनोवृत्ति होती है, अब उसको मापा कैसे जाए।
उसको मापा कैसा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो जैसा कि हमने नीचे लिखा है मनोवृत्ति का मापन, और इसी मनोवृत्ति के मापन का एक जरिया है शब्दार्थ विभेदक मापनी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब शब्दार्थ विभेदक मापनी में। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि शब्दार्थ विभेदक मापनी का आविष्कार जो है प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक चार्ल्स ओसगुड ने किया था, और इन्होंने 1957 में इसका आविष्कार किया था। जो कि आप देखते होंगे परीक्षा में, मैंने देखा भी है कि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स ओसगुड कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो अमेरिका के, इसलिए मैंने ये बताना उचित समझा। फिर अब इसका अर्थ जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। इनके अनुसार, चार्ल्स एग्डन ओसगुड के अनुसार उन्होंने बताया था कि शब्दार्थ विभेदक मापनी एक सर्वेक्षण या प्रश्नावली रेटिंग स्केल है। मतलब कि जो जिससे मापा जाता है, मनोवृत्ति को मापा जाता है, ये सर्वेक्षण, मतलब जैसे आप सर्वेक्षण करने जाते हैं, सर्वे जिसको कहते हैं, उस तरह की एक प्रश्नावली बनी होती है, वह ही शब्दार्थ विभेदक मापनी है, जिसमें व्यक्तियों के मल्टी पॉइंट, मतलब एक मान लीजिए एक उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए गाय का ही मान लीजिए पूछते हैं कि इस समय कैसी है, फिर उसके बाद मान लो पूछते हैं कि गाय दूध देती है, मतलब हर पक्ष में उसकी स्किन कैसे होती है। तो हर क्षेत्र मल्टी पॉइंट रेटिंग, मतलब एक ही विषय पे नहीं कि एक ही बात पूछे, उसके हर क्षेत्र पे मल्टी पॉइंट रेटिंग पर विकल्प के फ्रेम के भीतर किसी उत्पाद, कंपनी, ब्रांड या किसी भी इकाई में आ गया, हमारा विद्यालय भी आ गया, शिक्षक भी आ सकता है, जैसा हमने गाय के उदाहरण दिया वह भी आ सकता है, टेबल, मैच, कुर्सी इत्यादि कुछ भी आ सकता है। रेट करने के लिए कहता है, रेट करने के लिए नहीं, मापने के लिए कहता है। इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होगा, अभी इतना स्पष्टता क्लियर नहीं हो रहा होगा। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है। अब शब्दार्थ विभेदक मापने को समझने के लिए पहले आपको क्या समझना होगा कि व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो तीन तरह से होती हैं, एक मुख्यार्थ के रूप में, एक स्वगुणार्थ के रूप में, एक साहचर्य के रूप में। अब ये मुख्यार्थ क्या है? अब मुख्यार्थ के बारे में आपको जानने के लिए समझना पड़ेगा। जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि यह शेर है, तो मुख्य अर्थ क्या हो गया कि हाँ ये शेर है, जो कहा गया शेर है, बस उसने यही समझा कि हाँ ये शेर है। फिर स्वगुणार्थ क्या हो गया कि जब व्यक्ति से पूछा गया वो शेर है, तो वो सोचने लगा कि हाँ ये मांसाहारी जीव है। स्वगुणार्थ इसका ये अर्थ हो गया। फिर साहचर्य क्या हो गया? मान लीजिए किसी ने कहा कि मांसाहारी, जैसे स्वगुणार्थ में ये भी आता है कि एक शेर का नाम सुनकर व्यक्ति डर भी जाता है, तो इस यह गुण भी स्वगुणार्थ के अंतर्गत आता है। और साहचर्य में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि जो है पूछा भाई शेर आ गया, तो या शेर है, तो शेर शब्द सुनते मान केवल शेर ही नहीं समझा, वो ये भी जान लिया जंगल में, तो मतलब उसका परिप्रेक्ष्य से चला गया पूरा जंगल के जीव पे, कि हाँ ये हाथी से भी रिलेटेड अभी बात करेगा, ये मतलब जंगली जीव जितने भी है नीलगाय से संबंधित बात करेगा। तो इस तरह से ये साहचर्य जो कोरिलेट हो, डायरेक्ट ना हो, कोरिलेट हो, तो ये सब उद्दीपक होते हैं शब्दों के प्रति, क्योंकि ये शब्दार्थ विभेदक मापनी है, शब्द के अर्थ को विभेद करने वाली, अलग करने वाली मापनी है, इसलिए ये तीनों भावों को जानना अति आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी ने इन तीनों को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी मैंने उस गुण की परिभाषा बताई थी, ये परिभाषा जो अभी क्यूडल राइट्समैन के अनुसार है, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये शब्दार्थ विभेदक मापनी जो ऑसबोर्न ने दिया है, ये इसको और अधिक प्रमाणित करती है और अधिक मान्यता प्रदान करती है। तो क्यूडल राइट्समैन ने क्या कहा था, इन्होंने 2005 में ये परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि ऑसगुड, सुसी तथा टानेनवान, जिन्होंने शब्दार्थ विभेदक को विकसित किया ने इसे व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति अर्थ को मापने की एक विधि के रूप में वर्णन किया है। मतलब जो मैंने अभी बात आपको बताई वो यही कह रहे हैं, बस इनकी परिभाषा, इनकी भी जो परिभाषा दी है, इससे यही एक आशय निकलता है कि ऑसगुड द्वारा आविष्कार किए गई इस मापनी का काफी सार्थक हल है। तो इस जैसे इन्होंने जो परिभाषा दी है, इसके अनुसार क्या निकलता है, शब्दार्थ विभेदक मापनी जो है एक ऐसी शोध विधि होगी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी संप्रत्यय मतलब कोई भी धारणा के प्रति भी हो सकता है, संप्रत्यय में से धारणा जो होती है, वस्तु हुआ, जीव हुआ, एक विशेष तरह की अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर।
अब क्या है कि आगे इसके आगे चलते हैं हम। शब्दार्थ विभेदक मापनी की रचना में सम्मिलित चरण। जब आप शब्दार्थ विभेदक मापनी बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से चरण प्रयुक्त किए जाते हैं, यह पॉइंट बहुत जरूरी है। तो इसमें सम्मिलित चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले संप्रत्यय का चयन आता है, संप्रत्यय का चयन। दूसरा आता है विशेषण युग्मों का चयन, और तीसरा आता है प्रयोज्य के मतों का मापन। इन तीनों में से सबसे पहले हम समझेंगे संप्रत्यय का चयन क्या है। जैसा कि संप्रत्यय में से किसी बात की धारणा या सोच या इस तरह के भाव से को उत्पन्न करने वाले शब्द को ही संप्रत्यय कहा जा सकता है। तो मान लीजिए हमको अध्ययन करना है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शैक्षिक प्रक्रिया का अध्ययन हमको करना है। तो ये कहते हैं कि पहले संप्रत्यय क्या है। संप्रत्यय पहले आप जान लीजिए है क्या, जिसके प्रति व्यक्ति अपना मत, ये जो शब्दार्थ विभेदक मापनी है उसके उस परिपेक्ष में क्या संप्रत्यय है। जो कि शब्दार्थ विभेदक मापनी एक 7 बिंदु वाली शब्दार्थ विभेदक मापनी, उसको भी मैं उदाहरण के जरिए एकदम अच्छे से स्पष्ट करूंगी। पहले ये थोड़ा बहुत ये इसलिए मैं कॉन्सेप्ट रख दे रही हूँ जिससे थोड़ा सा उदाहरण जब दूं एकदम क्लियर हो। तो 7 बिंदु मापनी पर जो निशान लगाकर व्यक्त करता है वही संप्रत्यय होता है इस शब्दार्थ विभेदक मापनी के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए हमको शैक्षिक प्रक्रिया के अध्ययन है तो संप्रत्यय का चयन करना है। तो क्या करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक कक्षा में देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, एक हथियार है, एक उपले है, और इधर कुल्हाड़ी है, इधर कापी किताब है। अब हमको शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित संप्रत्यय ढूंढना है, तो क्या ढूंढेंगे, इसमें से कौन सा सही होगा? उपले तो सही नहीं होगा पहली बात, क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया से उपलों का कोई संबंध नहीं है। हथियार से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कुल्हाड़ी से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो शैक्षिक प्रक्रिया के अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में क्या ले सकते हैं हम, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, बिल्डिंग ले सकते हैं, बच्चों की फर्नीचर कैसी है वो ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड कैसा है वो ले सकते हैं, टीचर कैसे पढ़ा रही है, ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है वो ले सकते हैं, बच्चे का ध्यान देखिए, इधर एक कुछ बच्चे इधर देखना है लेकिन टीचर सीधे एकदम ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही है। तो उस प्रक्रिया का के अंतर्गत इन सब संप्रत्ययों को हम ध्यान में ले सकते हैं। इसका मतलब ये राइट संप्रत्यय होगा। फिर मान लीजिए शिक्षा के लिए जो भाई बेसिक चीज होती है, कापी किताबें पेन स्टेशनरी सारे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बैग अन्य चीजें, तो इसके लिए संप्रत्यय ये भी हो जाएगा। तो यानी कि इन सब में कौन कौन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है और ये सही है। तो संप्रत्यय का चयन सही होना चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी सर, इसको इस तरह से आपने समझा कि किसी भी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए, शब्दार्थ विभेदक मापने के लिए जो बनाई जाती है, सबसे पहले संप्रत्यय, सही संप्रत्यय का चयन करते हैं। अगर संप्रत्यय का सही चयन नहीं करेंगे तो आप उसमें मार्किंग सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। एक्सक्यूज मी इंद्रेश, बताओ ये स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हेलो सर, आपको ऊपर से आवाज आ ऑप्शन रही को है? बंद करिए, वो जो आपने हाईलाइट कर रखा है ना वो ऑप्शन। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, थैंक यू, वो ऑप्शन को, हाँ ऊपर वाला, हाँ हाँ ठीक ठीक। थैंक यू सर। अब दूसरा जो है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले संप्रत्यय का चयन हो गया। किसी शब्दार्थ विभेदक मापने को बनाने के लिए सबसे पहले संप्रत्यय का चयन। दूसरा है विशेषण युग्मों का चयन। और विशेषण युग्मों का चयन क्या होता है, इसको ध्यान से जानने के लिए सर कुछ एरर्स आ गए हैं पीपीटी बनाने में, मुझसे हो जाता है सर कभी कभी ऐसा। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विशेषण युग्मों का जो चयन होगा, ये ऑस्गुड ने 3 आधार पर बताया था कि मूल्यांकन के आधार पर विशेषण युग्मों का चयन करना चाहिए, शक्ति के आधार पर करना चाहिए, और प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने लिखा है, विशेषण के युग्मों द्वारा खास तरह के कारकों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ये ऑस्गुड ने बताया है कि या तो मूल्यांकन हो, या शक्ति हो, या क्रिया हो। इवोल्यूशन होता है इसलिए इसमें ए से किए हैं, और पोटेंसी होता है इसलिए इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, और क्रिया एक्टिविटी होता है इसलिए इसको
ए से किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे मूल्यांकन में कौन कौन से विशेष कारक आएंगे। मूल्यांकन कारक के अंतर्गत आते हैं जैसे अच्छा, बुरा, साफ, गंदा। विशेषण युग्म होते हैं क्योंकि शब्दार्थ विभेदक मापनी में दोनों छोर पर एकदम विपरीत शब्द होते हैं। सुंदर, कुरूप आदि शब्द से जो है मूल्यांकन के को व्यक्त किया जाता है। अब शक्ति कारक में कौन कौन से आते हैं। छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, मजबूत, कमजोर। और उसी तरह जो क्रिया कारक है तीसरा हमने देखा जो एक्टिविटी, उसमें कौन कौन सा आता है। उसमें आता है सक्रिय, निष्क्रिय, तेज, मंद। इन सबको व्यक्त किया जाता है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि पहले संप्रत्यय का चयन करना है, फिर संप्रत्यय के ही अनुसार हमको ये देखना है कि शक्ति वाला कारक में क्या रखें, मूल्यांकन कारक में क्या रखें, क्रिया कारक में क्या रखें। ये भी देखना अत्यंत आवश्यक होगा। इसको हम आगे उदाहरण के द्वारा एकदम स्पष्ट कर देंगे। आगे चलते हैं। 9B नंबर वाली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि पहले तो ये ऑसगुड और उनके सहयोगियों ने 1959 में ये कारक दिए थे, और जब बाद में अध्ययन और किए गए उसमें क्या हुआ, कुछ और कारक जोड़ दिए गए, जिसमें कि जैसे कि विशिष्टता के कारक हुए, वास्तविकता के कारक हुए, जटिलता के कारक हुए, संगठन के कारक हुए, उत्तेजना के कारक हुए। ये सब बाद में जब अध्ययन हुए हैं तब आए हैं। तो जब अब बनाया जाता है शब्दार्थ विभेदक मापनी, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ज्यादातर तो ऑक्सफोर्ड के ही जो कारक हैं प्रयोग किए थे, लेकिन इसका भी प्रयोग अब किया जाने लगा है। अब आप जानिए कि विशिष्टता के कारक, मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में। विशिष्टता के कारक में क्या क्या आता है। जैसे उसमें हमने बताया था कि शक्ति में आता है बड़ा, छोटा। उसी तरह अब इसमें क्या आता है विशिष्टता में, नियमित, नियमित, दुर्लभ। विशिष्टता वाले में नियमित मतलब क्या होता है, नियमित और दुर्लभ मतलब, नियमित मतलब जो हमेशा पाया जा सकता हो, और दुर्लभ मीन्स जो कभी कभी रेयर पाया जाता हो। नियमित मतलब जिसको आसानी से आप पा सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट, अनन्य। इसी में जो है और अन्य कारक भी इसी तरह के से संबंधित शब्दों को मतलब रखा जा सकता है। अब दूसरा आता है वास्तविकता के कारक। वास्तविकता के कारक में क्या आता है, जब वास्तविकता शब्द का प्रयोग होता है तो व्यक्ति सीधे सीधे कह देता है भैया आप बात बना के कह रहे हो कि सही सही है, यानी मनगढ़ंत बात है कि सही सही है। और कई लोग कहते हैं कपोल कल्पित है। तो इसी से संबंधित शब्द है काल्पनिक, वास्तविक। और जब जो चीज वास्तविक होती है उसमें भी व्यक्ति वास्तविकता से क्या कहता है कि अगर व्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रहा है तो ये होगा कि सीधे सीधे कह दी, और कुछ लोग उसमें और थोड़ा सा बना कर कह देते हैं तो वो और भी शानदार हो जाता है। तो इसका एक ग्रुप बना देते हैं स्पष्ट, शानदार। और एक ग्रुप और होता है अमूर्त, ठोस। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, ठोस जो दिखाई दे, कॉन्क्रीट चीज यानी कि ठोस दिखाई ना दे। क्या हम लोग छोर पर आप एक छोर पर लिख सकते हैं जटिल, सरल। ये समस्या कठिन है तो उसमें रेटिंग जैसे समस्या के दूसरा इसमें लिख सकते हैं। समस्या कितनी, कई चीजें ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति कहते हैं भैया रहेंगे, कहीं कहीं पे पानी कर देते हैं, भी कर देते हैं, ज्यादातर साथ नहीं होता है। ये इसका एक ग्रुप। और एक जटिलता का है रहस्यमय सामान। अगर जटिलता का प्रश्न होता है उसी के अंतर्गत ये रहेगा रहस्यमय है कि सामान्य। इसी तरह नेक्स्ट आ गया सुधार या संगठन के कारक। सुधार या संगठन के कारक में कौन कौन आते हैं, जैसे उसमें आपने देखा विशिष्टता वाले में नियमित और दुर्लभ। तो इसमें क्या है, नियमित है लेकिन इस नियमित और के साथ दुर्लभ नहीं है, इसमें है नियमित सहज।
दूसरा ग्रुप क्या है, निरंतर परिवर्तनशील। निरंतर जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, जो हमेशा हो। जैसा व्यक्ति कहता है, मतलब किसी के स्वभाव के बारे में आपने शब्दार्थ विभेदक मापनी बनाई है, पुलिस का स्वभाव हुआ, डॉक्टर का स्वभाव हुआ, टीचर का स्वभाव हुआ, या इंडिविजुअल टीचर का स्वभाव हुआ, तो आपने लिखा कि टीचर का स्वभाव कैसा है, तो अच्छा है मान लीजिए आपने पूछा, तो उसमें एक ऑप्शन आ गया कि निरंतर है, निरंतर हमेशा एक जैसा रहता है, या परिवर्तनशील रहता है। तो एक ये अलग अलग इसको सुधार या संगठन में भी कर सकते हैं। ये किसी संस्था के क्रियाकलापों पे भी किया जा सकता है। जैसे ये किया जाए कि भाई यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाने का सिस्टम है वो सुचारू ढंग से चल रहा है, तो एक छोर पे लिख दिया जाएगा निरंतर चल रहा है या परिवर्तनशील। मतलब ये परिवर्तनशील ये होता है कि जरूरी नहीं कि अच्छा ही परिवर्तनशील, मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, इस तरह से। अब इसी में संगठित एक शब्द आ जाता है एक छोर पे, असंगठित आता है। कोई जो कार्य है, मान लीजिए आप किसी कार्य को करते हैं और पहले से भी योजना बना कर रखते हैं, तो वो संगठित ढंग से काम होता है। और अगर आप एकाएक किए तो उसमें क्योंकि जरूरी नहीं, निश्चितता नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं, तो असंगठन हो जाता है। जैसे लोगों के मतों का संगठन, असंगठित लोग, संगठित लोग, इस तरह से मुद्दों पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी संगठन में ही है सटीक, अनिश्चित। अब आ जाता है उत्तेजना के कारक। उत्तेजना के कारक में क्या होता है, जो आपको दिल से एक्साइट कर रहे हैं, तो उसमें क्या शब्द लिया जाता है, दिलचस्प, उबाऊ। जैसे फिल्म के बारे में आपने देखा तो उसमें एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे फिल्म के बारे में कैसी फिल्म लगी, तो एक तरफ एक छोर में आप लिख देंगे दिलचस्प, एक तरफ लिख देंगे उबाऊ। उसी फिल्म के बारे में भी लिख सकते हैं कि मतलब भाई फिल्म की स्टोरी कैसी थी, या फिल्म के जो कथोपकथन थे वो कैसे थे। तो उसमें आप एक तरफ लिख सकते हैं कि तुच्छ, नया। ये किसमें है, ये उत्तेजना के कारक के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इतने सारे कारक हुए हैं, इनका प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक डेनियल कहमैन ने किया था अपने किसमें इसका मतलब वर्णन किया था शब्दार्थ विभेदक मापनी के विषय पे इन्होंने डॉक्टरेट थीसिस की थी, उसमें इन फैक्टरों का उपयोग किया था। और ये मनोवैज्ञानिक जो डेनियल कहमैन है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया, कभी कभी ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है या नोबेल पुरस्कार विजेता है, ऐसा भी नोट में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इस शब्द को ऐड करना उचित समझा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लास? आज तो सर आपको समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। आ रही है मैम आवाज आवाज आ रही है, लेकिन आपकी स्पीड बहुत तेज है मैम। थोड़ा स्लो कीजिएगा, बहुत फास्ट। यस सर, इसीलिए मैंने कहा कि बीच में थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, क्योंकि ना लेने से यही होता है कि ठीक है थोड़ा धीमे चलते हैं। जैसा कि आपने अभी क्या देखा, इससे पहले मैंने बताया था किसी भी शब्दार्थ विभेदक मापने की जब रचना की जाती है, तो उसके लिए तीन चरण होते हैं जो मुख्य होते हैं। पहला संप्रत्यय का चयन, आपने जान लिया। विशेषण युग्मों का चयन, वो आपने जान लिया। तीसरा है प्रयोज्य के मतों का मापन। ये प्रयोज्य के मतों का मापन जो है वह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि संप्रत्यय का चयन, विशेषण युग्मों का चयन है, उतना ही, मतलब उससे बिल्कुल भी इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी महत्ता उससे कम नहीं है। तो आगे हम देखते हैं प्रयोज्यों का मापन, प्रयोज्यों के मतों का मापन। अब इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से शब्दार्थ विभेदक मापनी जो है बनाई जाती है और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। तो मान लीजिए हमको किसी शोधकर्ता को यह ज्ञात करना है कि पुलिस का व्यवहार जनता के बीच में कैसा है, या किसी कमेटी को किसी भी परिप्रेक्ष्य में जानना है। तो यहाँ पे जो उदाहरण हमने चित्र में दिखाया है, आप देख रहे होंगे, पुलिस को लेकर दिखाया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, एक जो शोधकर्ता है वो पेपर लिए हुए है और वो बगल वाले चित्र के लोगों को समझा रहा है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति तो हर चीज जानता नहीं है। मान लीजिए कि जो शोध से संबंधित हैं व्यक्ति हैं, वो तो जान जाएंगे कि हमें करना क्या है, कहाँ क्या टिक करना है।
लेकिन जो नहीं जानता है तो शोधकर्ता सभी को पहले पेपर देता है और बताता है कि देखिए आप ऐसा ये पेपर आप लोग ले लीजिए, आप इंडिविजुअल अपने घर जाके या जहाँ भी आपको शांतिपूर्ण माहौल मिले, उसमें मैंने पुलिस से संबंधित कुछ बिंदु लिखे हैं जो आपको टिक करने हैं। मान लीजिए आपको पुलिस का व्यवहार अच्छा लगता है तो आपको 7 नंबर पर टिक करना है, उससे कम अच्छा लगता है तो 6 नंबर पे करना है, उससे भी कम 5 नंबर पे, और अगर मान लीजिए बहुत बुरा लगता है तो आप सीधे सीधे ई नंबर पर टिक करेंगे। इसी तरह वो बताता है कि पुलिस का अगर शक्तिशाली व्यवहार है तो आप 7 की तरफ करेंगे। शक्तिशाली मीन्स उसके पास पावर रहती है कि नहीं रहती, सिर्फ पुलिस नाम ही और वो कुछ कर नहीं पाता है। और दूसरा कमजोर है, अगर व्यक्ति कहे ये पुलिस बिल्कुल कमजोर है, वो कुछ कर नहीं पाती है, दंगे फसाद होते रहते हैं कहने के नाम पर पुलिस है और उसके पास कोई पावर और नहीं है, तो आप 1 नंबर पर उसको टिक कर दीजिएगा। इसी तरह दयालु में है, मान लीजिए उसका ये सारी चीजें वो बताता है, ये नहीं है कि बताता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या वो चाहता क्या है, तो वो एकदम अच्छे से इसको डिटेल में बता भी देता है क्या क्या है, चाहे लिखित तौर पे बताए, चाहे विजुअली कॉन्फ्रेंस करके बताए, चाहे आमने सामने फेस टू फेस रहे। तो दयालु वाले बताता है कि पुलिस का व्यवहार, मान लीजिए किसी से अचानक गलती हो गई, भूल से गलती हो गई, तो उसमें उस पक्ष में कैसा व्यवहार है उसका, क्या बहुत दयालु है, अगर दयालु है तो इधर 7 नंबर पे कीजिए, और जैसे जैसे कम होता जाता है, कम दयालु और कम अंतिम में निर्दयी होता है तो आप 1 की तरफ करिए। इसी तरह निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब अगर पुलिस है तो आपके क्षेत्र में अगर घटना घटती है तो वो तुरंत आती है कि नहीं, सक्रिय है कि नहीं, कि पता चला उसके पास लिखाने जाओ कि क्या कहते हैं हमने रिपोर्ट तो लिखवा दी लेकिन फिर भी निष्क्रिय है, कुछ करेगी नहीं, चोरी हो गई कोई बात नहीं है, कुछ भी रेप हो गया कोई बात नहीं है, तो सक्रिय है तो आप यहाँ पे 7 नंबर दीजिए, और निष्क्रिय है तो 1 नंबर दीजिए। इसी तरह गंभीर वाले में है, गंभीर और उदार ये होता है किसी चीज को गंभीरता से लेना, यानी कि ध्यान से लेना, जैसे अगर कोई घटना घट गई और व्यक्ति ने उसको गंभीरता से लिया नहीं, हमको इसको हल करना है, क्योंकि यह केस अगर हम इतना देर इसको नहीं इसकी विवेचना नहीं करेंगे, इस केस को FIR दर्ज नहीं करेंगे या कोई भी बात हुई गंभीरता से नहीं लेगा तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। यही दूसरे अर्थ में गंभीरता का ये भी अर्थ है कि देखिए दूसरा है उदार, उदार मीन्स होता है कि नम्र होना। इस एक गंभीर शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो किसी भी कार्य के प्रति गंभीर होना है, वह अच्छा पक्ष जाता है, तो ये शब्द इसलिए हम बता रहे हैं तो एक एक शब्द हुआ व्याख्या करता है। यहाँ पे अच्छा शब्द नहीं आ रहा है, यहाँ पे गंभीर शब्द आ रहा है कि भैया नहीं हमको काम करना है, जब मतलब अगर किसी की तबीयत भी खराब है, नहीं तुमको कैसे चलना है, या फिर कोई भी बात हुई तो वो जब करेगा उसके अंदर उदारता नहीं होगी, तो इसमें गंभीर शब्द उस पक्ष को नहीं बताता है जो पक्ष मैंने बताया कि गंभीर मतलब होता है अपने काम के प्रति एकदम सटीक रहना कि हमको उसका FIR दर्ज कराना है ये वो। और दूसरे पक्ष में है उदार, अगर इस तरह के मामले हैं तो अगर वह उदार है, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो कह दे रहा है कि भैया रुक जाइए आप, मैं खुद आपको गाड़ी दिलाता हूँ, आप बैठिए, आपको चलना है, पेशी पे चलना है, चलिए मैं आपको किराया भी दे देता हूँ या मैं खुद लेकर चलता हूँ, आप वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें, तो वो उदार है। और इधर गंभीर है, नहीं गंभीर मतलब उसका भाई दायित्व तो बनता नहीं कि वो लेके जाए, उसका कोई दायित्व नहीं है, पेशी में अगर जाना है तो जिसको जाना है वो खुद जाए। तो अब जैसे ये है मंद और तेज, जैसे शक्तिशाली और कमजोर है उसी से मिलता जुलता ये है मंद और तेज। क्रिया विधि अगर वो धीमे धीमे करता है, यहाँ पे ये शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है, अगर वो कोई भी कार्यक्रम को धीमे धीमे करता है, किसी भी समस्या को हल करने में बहुत स्लो है, तो वह मंद है, यानी कि अगर आप गए कर तो रहा है ठीक है, आपने जो भी शिकायत दी उसके विषय में जानकारी कर रहा है, फिर जब विवेचना करनी है विवेचना कर रहा है, जो आपने बताया है उसको देख रहा है सही है कि गलत है, अगर धीमे धीमे गति से कर रहा है, यानी एक केस दिए आप 2-3 साल लग गया उसका वहीं पड़ा है, तो ये हो गया मंद। और तेज है नहीं, उसने FIR दर्ज की है, हम उसको जाकर पता कर रहे हैं कि वह सही है कि नहीं है, फिर वह ठीक ढंग से विवेचना करता है, लिखित तौर पे देता है और आगे कार्यक्रम बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा तेज है। ठीक है, अब उसके आगे जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि प्रयोजों के मत का मापन, अभी एक और स्लाइड है इसके आगे कैसे होगा, ये तो केवल उसने समझाया कि ऐसे ऐसे होगा। अब ये कागज चला गया उन लोगों के पास जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, अब वो लोग इंडिविजुअल जाते हैं
और अपना अपना मत देते हैं। मान लीजिए इनमें से किसी एक व्यक्ति ने, सबने अलग अलग दिया हुआ, किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, एक ने अच्छा बुरा में 6 पे टिक कर दिया, यानी ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। और फिर शक्तिशाली में क्या कर दिया, बहुत शक्तिशाली नहीं है लेकिन ना बहुत कमजोर है ना बहुत शक्तिशाली, इसलिए उसने 5 पे कर दिया। फिर दयालु पे जब उसने उसको करना हुआ तो उसने क्या किया, सीधे सीधे लिख दिया निर्दयी है। निर्दयी भाई उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया होगा तो इसलिए उसने निर्दयी लिख दिया। फिर निष्क्रिय में पूछा गया और सक्रिय में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार पहले अच्छा शक्तिशाली दयालु बाई तरफ मैंने सारे के सारे पॉइंट प्लस पॉइंट में लिखे हैं और निगेटिव पॉइंट में निगेटिव पॉइंट को दाएं तरफ लिखा है। लेकिन जब निष्क्रिय लिखा है आपको दिख रहा होगा स्टार लगा हुआ है। ये स्टार ही दिखाता है कि हमने व्युत्क्रम में इसको रखा है। व्युत्क्रम में इसलिए रखाता है, कभी कभी व्यक्ति कागज भरता है केवल ऊपर देख लिया लाइन, अच्छा शक्तिशाली वो समझता है कि इधर वाली जो लाइन है उसी के मतलब अगर 6 में कर रहा है तो पीछे भी 5 में कर दिया, 6 में कर दिया, 4 में कर दिया, 7 में कर दिया, इस तरह से टिक कर देता है। इसलिए कभी भी किसी भी अच्छी शब्दार्थ विभेदक मापने में यह जरूरी होता है कि बीच बीच में आप इस चीज को चेंज करें। जैसे अब सीधे यहाँ पे प्लस पॉइंट की बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे निष्क्रिय, तो यहाँ पे 1 2 3 4 निष्क्रिय से सक्रिय की ओर किया, 7 किया, तब वो व्यक्ति ध्यान से शब्दार्थ विभेदक मापने को भरेगा और सही सूचनाएं देगा। तो अब इसके बाद उसने गंभीर में जब देखा गया तो उसने बता दिया भाई देखिए इतना अधिक गंभीर नहीं, उदार है, जब हमारे साथ कुछ होता है ठीक है, तो ये काम कर दिया। और उसके बाद फिर जो मंद वाली तेज है तो उसने मतलब ये कहा कि ना बहुत अधिक तेज है ना बहुत अधिक मंद है, ये तो उसने दिया। अब इसके अनुसार ये भर के दे देता है, जैसे ये व्यक्ति बता रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये व्यक्ति बता रहे हैं, तो इन्हीं के पास चाहे ईमेल के थ्रू सबमिट करता है, चाहे हाथों हाथ सबमिट करता है, चाहे ये खुद किसी को भेजता है कलेक्ट करने के लिए। आजकल ये शब्दार्थ विभेदक मापनी विदेशों में बहुत अधिक प्रचलित है, जो कि अलग अलग वेबसाइटों पे कुछ इसके सिस्टम बने हुए हैं, वहाँ पे शब्दार्थ विभेदक मापनी बनाई जाती है और पूरे देश ही में कभी कभी तो पूरे विश्व में वो फैलाई जाती है और सेलेक्ट भी की जाती है, उसके आंसर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जैसा कि अभी अपने देश में इतना प्रचलन में ये नहीं आया है, धीमे धीमे यह भी प्रचलन में आ जाएगा। तो देखिए इसने इकट्ठा कर लिया। अब वो मापन कैसे करता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है प्रयोज्यों के मतों का मापन, इतना तो अभी प्रक्रिया इस प्रयोज्यों के मतों के मापन के अंतर्गत ये पूरा आ रहा है। अभी मापन क्या कर रहा है, अब मापन में आ गया भाई। सबसे पहले वो क्या करेगा, देखिए हमने जो आपको बताया था कि सीधे क्रम और विश्लेषण युग्म वाले विश्लेषण युग्म और विपरीत, ये सीधे क्रम वाले हैं जो अच्छा शक्तिशाली दयालु है, ये सीधे हैं और जिसमें स्टार लगा, जिन जिनमें स्टार लगा है वो विपरीत क्रम वाले हैं। विपरीत क्रम का मतलब होता है जो कंधे से फिर सही लाइन, यानी निष्क्रिय सक्रिय, तो ये विपरीत क्रम वाले हैं। अब आगे हम बताते हैं मतों की गणना करता कैसे है, एक शोधकर्ता मतों की गणना कैसे करता है। सबसे पहले वो जो प्राप्त डॉक्यूमेंट्स है उसको लेता है, देखता है कि किसने किस पे टिक लगाया है, एक कागज लेता है और उसको क्रमशः क्या करता है, लिख लेता है कि किसमें किसने क्या टिक लगाए हुए हैं। अब जैसे इसमें देखिए लिखा है सीधे क्रम वाले विशेषण के युग्मों वाले मापी पर अंक 7 हैं, 6 हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जो हमने आपको बताया कि ये इसलिए हमने लिखा है कि कभी भी सीधा क्रम होगा तो वहां से 7 से शुरू होगा, नंबर 1 से शुरू नहीं होगा, 7 6 5 4 3 2 1 होगा। और अगर विपरीत क्रम होगा तो किससे नंबर शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देख यहाँ पे आप देखिए लिखा है अंक 7 6 5 4 3 2 1, ये सीधे क्रम का है। इसी तरह विपरीत क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 है। अब जब वो देखता है कि व्यक्तियों ने दिया है तो एक ही व्यक्ति का हम केवल आपको बता रहे हैं, इसी तरह वो सारे व्यक्तियों का देखता है। तो उसने जो व्यक्ति ने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि उसने लगाया है 6 पे, फिर 5 पे, फिर 1 पे, दयालु वाले में 1 पे है, निष्क्रिय पे 4 पे है, गंभीरता में 5 पे है, फिर मंद में भी 5 पे है। सही का ठीक यहाँ पे लगा आपको दिख रहा होगा। तो उसने क्या किया, इन सबको लिख लिया, एक कागज में लिख लिया। फिर इन सब का क्या किया, उसने औसत निकाला। औसत निकालना जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब औसत निकाला जाता है तो जितने भी संख्याएं होती हैं उनका योग किया जाता है। और मान लीजिए 10 लोग हैं, उन्होंने कितने अंक दिए हैं, तो नहीं, जैसे इसमें मान लीजिए 7 बिंदु हैं,
जैसे ये हम आपको बताएं, जैसे अच्छा शक्तिशाली दयालु 3 हो गया, निष्क्रिय 4 हो गया, गंभीर 5 हो गया, मंद 6 हो गया। तो 6 बिंदुओं को वो दे रहा है। तो क्या करेंगे, पहले जिसने 6 धन 5 धन 1 धन 4 धन 5 धन 5 कर लेंगे, उसके बाद बटे 6 कर देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26/6, और उसके बाद जो आएगा वह आएगा 4.33। अब इस 4.33 से वो क्या आशय आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम है 7, तो जितना 7 के करीब होगा, जितना 7 के करीब होगा उतना ये माना जाएगा कि पुलिस का व्यवहार या पुलिस की जो कार्य क्षमता है वह सब अच्छी है। और जितना 7 से दूर जाएगा, 1 की तरफ बढ़ेगा, उतना ये समझा जाएगा कि पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ये एक व्यक्ति का निकाला है, अभी उसने एक व्यक्ति का मापन किया। इसी तरह वो सारे के सारे व्यक्तियों का मापन करता है, फिर एक जगह इन सारे पॉइंट को, जैसे 4.33 फला फला सब चीज गणना करता है, फिर उसका भी औसत निकालता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने लिखा कि 4.33 है, दूसरे ने लिखा कि भाई नहीं 6.2 है, किसी ने लिखा कि नहीं 1.2 ही है। तो सबका निकालता है, जितने लोगों का वो लिया रहता है उन सबका औसत निकालता है। तो वो एक सर्वे के दौरान ये कहता है कि अगर आप जनता की राय माने तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ऐसी है। कभी कभी यह एक एक जो टॉपिक है, मान लीजिए ये तो पूरा पुलिस का व्यवहार हुआ, कभी कभी केवल मात्र एक एक टॉपिक, जैसे अच्छा बुरा, इसी का केवल मात्र इसी का केवल कि उसका स्वभाव अच्छा है कि बुरा है, इसी का केवल वो देखता है। मान लीजिए 6 है, 6 किया उसने, 6 एक ही व्यक्ति है यानी कि 6 उसने लिख दिया कि इसका नंबर जो है सरकारी वेतन मापनी में इसका नंबर 6 आया है। और बाकी सबका देखा, मान लीजिए किसी ने 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा। तो जब उनका औसत निकालता है तो उस अनुसार वह यह निर्णय लेता है, किसी बात पर निर्णय ले पाता है कि नहीं भाई देखिए पुलिस का व्यवहार जनता की राय में या पूरे समाज में या फला देश में या फला समुदाय में ये है कि पुलिस का स्वभाव अच्छा नहीं है। इसलिए शब्दार्थ विभेदक मापने का प्रयोग किया जाता है, जिससे आराम से आसानी से पता लगाया जा सके किसी व्यक्ति का व्यवहार हो, किसी ब्रांड की मतलब जो क्वालिटी है वो कैसी है, या किसी इकाई का कार्य कैसा है, किसी संस्था का कार्य कैसा है, किसी जो समाज सेवी है उनके प्रति भी पूछा जाता है, नेता के प्रति भी पूछा जाता है। तो ये एक एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल मैंने 6 पॉइंट दिए हैं, जो बाद के कारक हैं उनको भी जोड़ लिया जाए तो काफी कारक हो जाते हैं। जहां जिसकी जरूरत होती है उचित रूप से ये कारक बढ़ाए जा सकते हैं। 6 के बजाय 7 भी हो जा सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। नहीं कारक अगर सही ढंग से मिल रहे हैं तो ये 5 भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 6 ही हो। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये हमने प्रक्रिया बता दी कि इतनी तो तो हमने तो अभी तक ये प्रक्रिया बता दी कि ये होता है। अब इसके बाद आते हैं कि ये जो शब्दार्थ विभेदक मापनी है ये कितने प्रकार की होती है। ये भी एक मुख्य बात है समझने के लिए, क्योंकि शब्दार्थ विभेदक मापनी का जब आविष्कार हुआ तो उसमें धीमे धीमे रूपांतरण होते रहे, रूपांतरण जैसे जैसे होते रहे वैसे वैसे उसका थोड़ा थोड़ा नाम बदला जाने लगा है। शब्दार्थ विभेदक मापनी, लेकिन उसका नाम बदला जाने लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं MI है, रेडमी का ही है, लेकिन MI है तो थोड़ा सा नाम बदल गया। जियो है, जियो में ही कई जो चल गए तो उसमें नाम बदल गया। सैमसंग का ही मोबाइल है, गैलेक्सी J02, गैलेक्सी 11, हर चीज एप्पल में ही है, एप्पल में ही है उसमें भी। तो इसी तरह शब्दार्थ विभेदक मापने के भी प्रकार हो गए, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़ा गुणवत्ता में अंतर मतलब लिखने के तरीके में अंतर हो जाता है, या जो उसका प्रदर्शन है वो थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, इसलिए ये इसके प्रकार में बदल दी गए हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड में मैट्रिक्स रेटिंग। अब मैट्रिक्स शब्दार्थ विभेदक मापनी में मैट्रिक्स कैसी प्रकार की रेटिंग है। तो मैट्रिक्स रेटिंग जो होती है इसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं उत्तरदाताओं को जो क्लोज रेंज के हो, मतलब कि ये नहीं है कि उसमें पूरा, अभी तो आपने देखा सिर्फ पॉइंट रेटिंग किया गया, ठीक है। अब ये पॉइंट रेटिंग करने के बजाय ये मैट्रिक्स रेटिंग जो है इसमें आपको ये हाँ जो ये अभी मैंने दिखाया ये सेम लगभग लगभग मैट्रिक्स रेटिंग का उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको और कोई वो नहीं, सिर्फ गिनती में ही टिक करना है 6 7 5 4 3 2।
ठीक है। तो इस तरह के मूल्यांकन जो होते हैं वो मैट्रिक्स रेटिंग कहलाते हैं। इसमें जैसे कि स्तंभ मैंने बनाए हुए थे 6, 7, 5 का, फिर निष्क्रिय, दयालु, इस तरह का, इसी तरह से इसमें भी बनाया जाता है। इसको मैट्रिक्स रेटिंग कहा जाता है। दूसरा इसका रूप जो है विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अब इस विस्तृत जवाब वाले प्रश्न को, प्रश्न वाले जो शब्दाभिवेदक मापनी होती है, इसको कहा जाता है ओपन एंडेड प्रश्न शब्दाभिवेदक मापनी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप उसमें केवल प्रश्न एक एक टिक दे दिया, ठीक है, कि हाँ अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उत्तरदाताओं को एकदम खुला, मतलब ओपन रूप से प्रारूप दिया जाता है कि किसी भी विशिष्ट वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में जो भी उनके विचार हैं, भावनाएं हैं, जैसे दयालु की भावना, कमजोर की भावना, जो मतलब जो जो पूछे गए हैं उन सब के बारे में जो भी उनकी राय है, विचार है, भावना है, या जो उनकी सोच है, वो पूरी तरह लिखें, या मतलब लिखेंगे ही ज्यादा हुआ, क्योंकि संवाद का यहाँ पे अगर हम में संवाद शब्द लिखा है, लेकिन संवाद अगर वैसे शब्द हिंदी की भाषा में देखें तो संवाद तो बोला जाने वाली बात है। तो अगर एक व्यक्ति से इंडिविजुअली लेना है या कुछ ही लोगों से लेना है तो संवाद के जरिए भी वह ले सकता है और अपना भी भर सकता है या वह दूसरे से भी भरवा सकता है। तो इसमें ये होता है कि आप सारी बातें लिखिए, तब वो उस हिसाब से रेटिंग देता है कि 7 नंबर ये हो गया, 6 नंबर ये हो गया, 5 नंबर वो, तो तब वो खुद वो रेटिंग देता है कि इसने ये बात लिखी है, ठीक है, इसको हम 7 नंबर दे रहे हैं, इसने बहुत पढ़ाई की है, इसने ये कहा है कि बहुत निर्दयी है, बहुत हद से ज्यादा निर्दयी, वो पीटता है, मारता है, ये किया वो किया, पूरी घटना चूंकि ये विस्तृत है, ओपन एंडेड है, तो उसने लिख दिया कि 1 नंबर, ये बहुत निर्दयी। तो इस तरह का जो शब्दाभिवेदक मापनी होती है वो विस्तृत जवाब वाले प्रश्न की शब्दाभिवेदक मापनी होती है, या फिर इसको ओपन एंडेड प्रश्न शब्दाभिवेदक मापनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सबसे पहली बात, इसमें बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं होता, जितना मन कहे आप उतना बताइए, मतलब जैसे समय है जितना, जब लिखने को दे दिया जाता है तो व्यक्ति को समय सीमा दी जाती है, तो उसमें वो लिख कर अपना देता है कहानी पूरा पढ़ के। तो इसमें एक ये भी कमी रहती है कि जो शोध करता है उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, उसी के अनुसार उसको रेटिंग देनी पड़ती है कि हाँ ये 7 नंबर की बात कहा है, ये 6 नंबर की बात कहा है। वो अपने अपने मानक पहले से तय किए रहता है कि अगर किसी ने इतने हद तक बुराई की या किसी ने इतने हद तक प्रशंसा की तो मैं इतना नंबर दूंगा, मैं इतना नंबर दूंगा, मैं इतना नंबर दूंगा। तो वो हिसाब से वो रेटिंग देता है। तो ये मैट्रिक्स रेटिंग से थोड़ा सा ये कठिन पड़ जाता है, लेकिन अगर आंका जाए तो ये ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि इसमें पूरे खुलकर पूरी भावनाएं आती हैं। टाइम टेकिंग है और परिश्रम भी ज्यादा कराता है, लेकिन अगर सटीकता की बात की जाए तो ये ज्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट देता है। अब आ जाते हैं रेटिंग स्केल के तीसरा जो हमने लिखा है प्रकार, वो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को क्या कहते हैं, गैर स्लाइडर रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, रेटिंग स्केल जो होता है वो क्लोज एंडेड सर्वे प्रश्न ही होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसमें तुलना, मतलब दो लोग तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए प्रचार में भी आपने देखा होगा कि पतंजलि कहता है कि बाकी मधु इतने में, पतंजलि का मधु इतने में, पैराशूट हुआ और डाबर हुआ उसका तो सीधे सीधे कहता है पैराशूट तेल इतने में, उतना ही सुंदर तेल डाबर का इतने में। तो ये कहता है, तो उसी तरह से शोधकर्ता व्यक्ति से भी इसमें तुलनात्मक रूप में पूछता है, लेकिन क्लोज एंडेड रहेगा। जैसे कि उसने लिख तो दिया है तो तुलनात्मक लिख देगा, ये इसकी तुलना में ये ज्यादा दयालु है कि नहीं, दो व्यक्ति का लेकर चलेगा। तो उसमें नंबरिंग कर दिया 6, 7, 8। तो अगर मान लीजिए लिख दिया कि फला से फला व्यक्ति या फला डिपार्टमेंट से फला डिपार्टमेंट की जो भी चीजें हैं क्या है, रेटिंग दे दी उसने, तब उसमें व्यक्ति टिक करेगा। और ये सारी प्रक्रिया जब मैंने आपको बताया कि वो बताता है, इसीलिए बताता है क्योंकि हर व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता है कि हमको इसमें करना क्या है। तो वो जो मीटिंग होती है, चाहे वर्चुअल हो, चाहे लिखित हो, चाहे फेस टू फेस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको करना क्या है। अन्यथा जो वो शोधकर्ता अपना शोध करेगा वो व्यर्थ या निरर्थक जाएगा, क्योंकि वो सही निर्णय पा ही नहीं पाएगा। तो
अब हमने आपको जो बताया रेटिंग स्कोर का तो क्या कहते हैं, गैस स्लाइडर रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, वो जनरेट सर्वे प्रश्न होते हैं जिसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है कि किस चीज का, जैसे किसी की विशेषता हुआ, उत्पाद हुआ, सेवा हुआ, उन लोग की तुलनात्मक रूप से अभिव्यक्ति वो लोगों से मांगता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और है कि जो मैंने कहा कि ये तुलना करता है, तो इसमें ये पता चलता है कि एक की क्वालिटी दूसरे की अपेक्षा अधिक है कि कम है। तो इसके लिए इसको कहते हैं कि ये जो शब्दार्थ मापनी है, ये गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए की अनुमति देती है। जिनको प्रयोज्यों को दिया जाता है, यह शब्दार्थ मापनी गुणात्मक मूल्यांकन की करने के लिए लोगों को अनुमति देता है। अब आता है नेक्स्ट आपका जैसा कि इसमें एक बात और ये है कि जैसे कुछ दिन आरती, पहले। यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ से अब हम लोग हाँ कल की क्लास में लेते हैं, ठीक है। आपको आवाज आ रही है आरती? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, है ना, कल की क्लास में इसके आगे का देखते हैं। ठीक, अभी हम यहीं पे क्लास को एंड करेंगे, फिर कल इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।